कोरोना वायरस की वबा पाकिस्तान में आई, दुनिया में आई, केसेस बढ़े। पहले फिर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पहले सिंध में और फिर पूरे मुल्क में लॉकडाउन का फैसला हुआ। इस दौरान कोरोना वायरस के मामले पर सिंध और वफाक के दरमियान तो इल्ज़ाम तराशी चलती रही, जो आज भी जारी है। जबकि अपोजिशन की अगर हम बात करें तो अपोजिशन की तरफ से भी वक्तन फ़वक्तन हुकूमत पर नाकाफ़ी इकदाम के इल्ज़ाम लगते रहे। वज़ीर आज़म की अगर तकरीर हम सुने तो वहाँ से ये तासुर मिलता रहा कि वो लॉकडाउन के हक़ में नहीं है। दूसरी जानिब अगर हम आवाम की बात करें तो आवाम ने भी थोड़े दिन लॉकडाउन की पाबंदी की और उसके बाद फिर लॉकडाउन बराए नाम रह गया। अब 9 मई से लॉकडाउन में नरमी के बाद शॉपिंग मॉल्स खोलने और ट्रांसपोर्ट चलाने का फैसला हो चुका है। पाकिस्तान में कोरोना से लॉकडाउन और फिर लॉकडाउन से इसमें नरमी तक अगर खुद एहतसाबी की जाए तो क्या हमने इस वबा का दुरुस्त तरीके से मुकाबला किया है? क्या कोरोना से बचाव के हुकूमती इक़दाम काबिल तारीफ़ हैं? क्या इस वबा के दौरान अपोजिशन ने अपना किरदार अदा किया है? इस हवाले से अब बात करेंगे। हमारे साथ तज्ज़ियाकार सहाफ़ी जनाब नासिर बेग चुग़ताई साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। लीबिया मुझे ले गए आप आज जी, लीबिया जा चुका हूँ। अरे वाह साहब, लीबिया की यादें ताज़ा हो गई। जल परी के पर भी काट दिए गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही को जला भी दिया गया है। ऐसा ही है। अच्छा, वो तस्वीर सबके सामने इंटरनेट पर अक्सर आती है ना, जिसमें वो इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस के सरबराहान तमाम बैठे हुए थे और वो एक एक करके फिर उसके बाद पांच बिल्कुल। तो ये वाकई ऐसा ही है। इस अब ये एक और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कत्ल किया गया, किसी को फांसी दी गई, किसी को नाटो ने और अमेरिका ने कत्ल करा के घसीटा सड़कों के ऊपर। पांचों के साथ यही हुआ है और ये उनका कसूर यही था कि वो एक यूनिटी ऑफ नेशन, मुस्लिम नेशन की बात कर रहे थे। और शाह फैसल का कसूर ये था कि उन्होंने ऑयल एम्बार्गो की बात की थी अगेंस्ट अमेरिका जी, तो उनको उनके घर में मार दिया गया भांजे के हाथ से। भुट्टो को फांसी दे दी गई। सादात को फौजी परेड के दौरान तोप के गोले से मार दिया गया। अब आप सोचे ना, लीबिया का आप बता रहे हैं जो कुछ हुआ। और फिर उसके बाद इंतहाई खुशहाल मुल्क था जी, बिल्कुल इंतहाई खुशहाल मुल्क। और फिर उसके बाद मैं ये सोचता हूँ कि लोग कहते हैं कि भाई ये जो ग्रेटर गेम वाली जो बातें होती हैं ये सब ऐसा ही है, हवा में है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी चीज़ों को जब कड़ी से कड़ी जोड़ी जाती है तो नजर आता है कि बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ प्लान किया जाता है। और मुसलमान बदनाम खामखा हैं। ये साजिशें सारी मुसलमानों के खिलाफ होती रही है बेसिकली, अगर देखा जाए तो मुसलमानों के खिलाफ होती हैं। बिल्कुल, आई एग्री विद यू। सारी साजिशें मुसलमानों के खिलाफ होती हैं और मुसलमान ही इसमें उनके एजेंट बनते हैं। बिल्कुल, और नुकसान भी हमारा होता है। गौर कीजिएगा, बिल्कुल सही बात, नुकसान भी हमारा होता है। मतलब हमारी सारी लीबिया की जो दौलत थी वो आप लूट के ले गए। सऊदी अरब का जो सरमाया था वो आपने कहा जहाज़ खरीदो हमसे, ज़बरदस्ती हमें बिल दो अपनी हिफाजत करने का। भत्ता ले रहे हैं ना हमसे जी, बिल्कुल हमारे हर मुल्क से भत्ता ले रहे हैं। अच्छा, अब ये तो चलें, साजिशें वो होती हैं जो मुसलमानों के खिलाफ होती हैं और मुसलमान उसका हिस्सा बन जाते हैं। सब्जेक्ट है लेकिन अब जो साजिश हम अपने खिलाफ कर रहे हैं कोरोना के हवाले से, कि हम उसकी परवाह कर नहीं रहे हैं और जिस तरीके से हमें उसकी हवाले से एहतियात करनी चाहिए वो हम नहीं कर रहे। ये हमने अपने खिलाफ साजिश की है, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है, या यूँ कहिए कि कुल्हाड़ी रखी हुई थी और उस पर जाकर अपना पाँव मारा है हमने खुद जाकर। आज मैं जो टीवी देख रहा था, इत्तेफाक से अखबारात पढ़ रहा था, तो मुझे बहुत मायूसी हुई। मैं आमतौर से मायूस नहीं होता हूँ, लेकिन मुझे बड़ी मायूसी हुई और मुझे फिर इकबाल याद आ गए बाज़ औक़ात कि ये मिसरा लिख दिया किस शौक़ ने महराब मस्जिद पर कि नादा गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। जो वक्त तो हमारे साथ यही सूरत हाल है। जब वक्त क़याम होता है तो हम सजदा करने लगते हैं, जब सजदे का वक्त होता है तो हम क़याम में चले जाते हैं। हमारा समझ में नहीं आता हम क्या कर रहे हैं। जब हमें लॉकडाउन करना था तो हमने नहीं किया, पूरा नहीं किया, बताया आपने। कुछ दिनों हुआ उसके बाद उसका अच्छा रिजल्ट आया था। फिर उसके बाद हम खोलते गए और आज सूरत हाल क्या है? आज सूरत हाल कोरोना नहीं है। कोरोना हमारे साथ रहेगा एक बकौल एक साहब के। तो मैंने उनसे पूछा, वो ताजिर हैं, वो कह रहे हैं 24 घंटे ईद तक मुस्तकिल बाज़ार खुले होने चाहिए। और वैसे मैंने और शिफा मैंने बताया था आपको कि हमारे अवाम कितने ज़बरदस्त हैं, किस तरह बाज़ार में उमड़ के आएंगे। वही हुआ बिल्कुल आपके सामने आप। और वो कितना ख़तरनाक था वो जो मनाजिर थे कराची, लाहौर और कोयटा वगैरह के। तो जो सूरत हाल ये आज मैंने सुना शेख रशीद को सिंध को धमकियाँ देते हुए कि मैं चाहूँ तो अकेले ट्रेन चला सकता हूँ।
शेख रशीद पुराने आदमी हैं, घाघ आदमी हैं, उन्हें पता है कि सिंध में ट्रेन चलना इतना आसान नहीं होता। फिर मैंने आज देखा एक और साहब को जो चिल्लाए कह रहे थे, हलीम आदिल शेख साहब, कि सिंध वफाक को कमज़ोर कर रहा है। कमज़ोर क्यों कर रहा है? शहर बंद करके। शहर कहाँ बंद है? पहली बात तो ये, सिंध गवर्नमेंट की सबसे बड़ी ख़राबी ये है कि उसने शहर बंद नहीं होने दिया। जो वफाक ने कहा वो करता रहा। तो फिर मुझे उसके बाद जवाब मिला हुआ है शाह की तरफ से कि सिंध वफाक को चलाता है, वफाक सिंध को नहीं चलाता। अब यहाँ बात पहुँच गई है। हाँ। और इसका मुझे डर था शदीद डिवीजन है सर। पीटीआई की नापुख्ता क़यादत जो कराची में है, जो कराची में है, जिसको कराची के बारे में कुछ नहीं पता, वो जब ऐसे बयानात देगी कि जाली टेस्ट हो रहे हैं, टेस्ट जो हैं वो आदाद शुमार सिंध के गलत हैं, और फिर असद उमर को आने का कहना पड़ता है कि नहीं ये झूठ है, ये गलत है, बिल्कुल सही आदाद शुमार है, तो फिर क्लैश होगा, टेंशन बढ़ेगी। मैं ज़बरदस्ती ट्रेन सिंध में ले जाऊँगा, ला ले आए आप सिंध में। अच्छा सर, इधर ये आपको भी मैं एक चीज़ बता दूं, आपको भी बता दें जो देख रहे हैं, इस पे भी फिर आपका हम टेक लेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, ट्रेनों की बात हो रही है। तो पंजाब ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने कहा है कि हम कल से ट्रांसपोर्ट नहीं खोलेंगे, हुकूमत ने अपने फैसले हमसे पूछे बगैर किए हैं। तो ये उनका भी ऐलान आ गया है पंजाब ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का कि हम ट्रांसपोर्ट नहीं खोल रहे। जी बिल्कुल, मैं यहीं पर आ रहा था कि कल सब कुछ तय हो गया था। कल 40% किराए पर कभी की बात हुई थी, तो 20% पर भी चीफ मिनिस्टर तैयार हो गए थे और सब एग्री हो गए थे। एसओपी जारी हो गया, नोटिफाई हो गया। आज सुबह उनको किसी ने शहद लगा दिया दीवार के ऊपर, वो बावले फिर बावले हो गया। वो मैं वो जुमला इस्तेमाल करूँगा। और उन्होंने कहा कि हम सीट टू सीट जाएंगे। एसओपी ये था कि एक सीट खाली हो गई, बिल्कुल जहाज में भी खाली है, दुनिया भर में खाली है। वो अब नहीं मान रहे इस बात को, वो इस बात को नहीं मान रहे किराए में कमी करेंगे। वो सिंध के अंदर भी सूरत हाल यही है। वो धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने ट्रांसपोर्ट नहीं खोली तो हम सड़कें बंद कर देंगे, अपनी बसें खड़ी करके। ब्लैकमेलिंग खुल के हो रही है। तो सर ये ब्लैकमेलिंग जो है ये तो फिर अनार्की की निशानी है ना एक तरह से। मतलब हुकूमत की बात कोई नहीं मान रहा, ऑपोजिशन एक दूसरी की तरह बात नहीं मान रही, अवाम बात नहीं मान रही हुकूमत की। अच्छा, जो ट्रांसपोर्टर है वो नहीं मान रहा, जो ताजिर है वो नहीं मान रहा, इस वक्त कोई किसी की बात नहीं मान रहा। तो ये तो सूरत हाल बहुत ही गंभीर है। ये बहुत गंभीर सूरत हाल है और इसमें हमें ठोस फैसले लेने होंगे। हमें ऐसे फैसले लेने होंगे जिस पर हम अमल कर सकें। देखें, एक 20 नुकाती फार्मूला तय पाया था जी जी प्रेसिडेंट साहब के ज़रिए। उसकी हर उस हलीफ ने मुखालिफत की और उसको तोड़ा जिसने उस पर दस्तखत किए थे। 2-3 रोज़ पहले की सूरत हाल है वो आपके साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या हुआ? उन्हीं लोगों ने तोड़ा उसको जिन्होंने उस पर दस्तखत किए थे। वादा शिकनी की 32 मिसालें हमारे सामने हैं। तो अब अगर आप ये इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तो कोरोना, अनारकी, डेंगी, उसके बाद आने वाला सैलाब, उसके बाद आपका गंदम का मसला चल रहा है। गंदम के व्यापारी आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं। लोकस्ट के हमले हैं सर, अभी तो वो भी है। मारते हो, हाँ, गंदम की बात मैं कर रहा हूँ आपसे। जब आप चोरी की गंदम बरामद करते हो पंजाब में, सिंध में, तो वो गुस्से में आ जाते हैं, कहते हैं कैसे कर दिया आपने, हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं, हम आटा नहीं पीसेंगे। सर तो फिर रेट नहीं है ना, दरअसल बात ये है, अगर हम ये कह दें कि रेट नहीं है, ऐसा कैसे नहीं है? मैंने कल लिखा था या तो आप फैसले ना करें, या अगर फैसले करें तो उन पर अमल कराएं और अपनी रिट को कायम करें, और फिर कोई खिलाफ वर्जी करे तो सजाएं दें। अब जब रिट को कायम करने की बात आती है तो फिर इसका मतलब है सख्ती। अब हुकूमत सख्ती कितनी कर सकती है और कैसे कर सकती है, इसको भी हमने थोड़ा सा देखना होगा। अवाम पे तो नहीं हो सकती ना, अवाम भी एक तरह से आप कितनी सख्ती कर लेंगे अवाम पर। लेकिन मिसाल के तौर पर अगर हुकूमत कोई फैसला करती है, चले हुकूमत ने एक सख्त फैसला कर लिया कोई भी, उसके बाद जब अपोजिशन उस फैसले को नहीं मानती और जब अपोजिशन उसके खिलाफ वाविला करती है तो वह फजा तो बन ही नहीं सकती कभी रिट की। नहीं, मसला तो यही है, हम सब मुखालिफ सिमतों के मुसाफिर हैं इस वक्त, सब अलग अलग पगडंडियों पे चल रहे हैं। बिल्कुल। हमें होश ही नहीं है कि हम जा किस तरफ रहे। हमने इटली का असर नहीं देखा। देखें, इटली, स्पेन, अमेरिका, क्या जीडीपी थी इनकी, क्या ग्रोथ रेट था इनका, क्या इनका फॉरेन एक्सचेंज कैपिटल था। इंडिया को देख लें आप, कितना इनका फॉरेन एक्सचेंज कैपिटल था, कहाँ जा रहा है।
कल एयर कनाडा ने 20,000 लोग भी निकाले। कोई मुल्क ऐसा नहीं है, उन्होंने निकाले हैं, लेकिन लाखों लोग नहीं निकल रहे। अमेरिका में 1,40,00,000 या ज़्यादा बेरोज़गार हो चुके हैं। ये रिसेशन जो है ग्रेटेस्ट रिसेशन आने वाला है, और ये हर जगह पे आएगा। ये हमें तंग नहीं करेगा, हमें परेशान नहीं करेगा, हमारा नंबर तो बहुत बाद में आएगा। पहले बड़े मुल्क जो हैं वो तबाह बर्बाद होंगे, उनका जो इकनॉमी है वो तबाह होगी, वो किस तरह संभालते हैं, वो उनके जो लीडर्स हैं उन पर मुनसर है। अब देखिए ना, हमारे पास कोई डॉक्टर फाउची नहीं है जो खड़ा होकर ट्रंप के सामने ये कह सके कि तुमने ताखिर से लगाया लॉकडाउन, उसको निकाल देगा वो ट्रंप, मुझे पता है। लेकिन ऐसा कोई नहीं है हमारे पास जो ये बता सके हमसे गलती कहाँ हो रही है। हमारे माहिरीन हैं, डॉक्टर्स हैं, हम उनकी नहीं सुनते। इसमें पूरी सूरत हाल में, कोरोना में, तमाम वबाई अमराज में दुनिया का लॉ है, हमारा दीन का लॉ, शरीयत का लॉ भी यही है। हुजूर ने भी फरमाया तबीब से बात करो, तबीब जो कहता है वो करो। तो नासिर साहब, अगर हम पहले ही लॉकडाउन पे भी चले जाते तो क्या ये काबू में आ जाती चीज आपके ख्याल में? लग तो गया ना, देखिए मॉडल बन रहे हैं हमारे सामने। मैं आपके बताऊँ, मिसाल दूँ आपको, मुझे अफसोस होता है, असद उमर को मैं बड़ा पसंद करता हूँ, बहुत काबिल आदमी है, बहुत ज़हीन आदमी है। उन्होंने परसों एक मिसाल दी स्वीडन और इंग्लैंड की, वो मिसाल गलत थी। उनको मिसाल देनी थी स्वीडन की, नॉर्वे की, डेनमार्क की, जो पड़ोसी मुल्क है। इंग्लैंड ने और स्वीडन ने लोगों को खुला छोड़ दिया वबा के ऊपर, जिसे हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी, और उसके बाद भागना पड़ा उनको, दौड़ना पड़ा उनको, माफ़ी मांगना पड़ी अपनी कौम से। स्वीडन ने ये किया। स्वीडन का जो डेथ रेट है वो नॉर्वे से 600 गुना ज़्यादा है। अब उसके साथ साथ अगर आप पूरा मुताला कर लें तो देख लें आप, मसला सिर्फ ये है कि न्यूजीलैंड का एक मॉडल है कि न्यूजीलैंड की हुकूमत ने कहा कि अवाम फिल वक्त घरों में रहें, कोई लॉ नहीं, कोई कानून नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, एक अपील थी। और लोगों ने जब जब हुकूमत ने कहा वो घरों में रहे, 2 महीने बाद कल उनको कहा गया बाहर निकल आओ। अब वो बाहर निकले, अपने थिएटर्स में जा रहे हैं, अपने रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं। एक तरीका ये था कि हम 3 हफ्ते का, 4 हफ्ते का एक सख्त लॉकडाउन करते, उसके बाद हम उसको छोड़ देते, खोलना शुरू करते आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, जो दुनिया के कई मुल्कों में हो रहा है, वो कामयाब रहा है। या हम जिस तरह चीन ने किया, बहुत खौफनाक लॉकडाउन करते, और चीन ने अपना काम पूरा कर दिया। अब वहाँ 6 और निकले हैं जी, दोबारा केसेस आ रहे हैं वुहान में। हाँ जी, वो 1,10,00,000 अफराद का फिर टेस्ट कर रहे हैं, और 10 दिन में करना है उनको ये काम। तो ये सूरत हाल है। बड़े बड़े सरमाए वाले भी मुल्क है ना, हाँ, लेकिन कहाँ से हम मुकाबला करेंगे इनका? हमारे पास ना सरमाया है ना वो समझने वाली है। ये मुल्क हमारे बाद आज़ाद हुए हैं, ये मुल्क हमारे बाद आज़ाद हुए हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अब वो जो सूरत हाल है, हम अब मुझे तो सिर्फ ये लगता है कि आखिर में हम सिर्फ और सिर्फ हम भी अपील ही कर सकते हैं लोगों से। अब तो सिर्फ दुआओं का मामला है। अपील शायद ऐसी है जैसे वो मैच में अक्सर हम देखते हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, कोई रास्ता नजर नहीं आता, कोई सूरत नजर नहीं आती वाला मामला है। लेकिन वो ऐसी अपीलें हैं जो अक्सर लॉकडाउन भी नहीं कर सकते, बड़ा वाला बिल्कुल नहीं कर सकते। अक्सर मैचों में देखते हैं ना, हम बॉलर अपील कर रहा होता है और अंपायर नहीं मान रहा होता है। अब ये मामला है, अब देखते हैं कि ये अपील कहाँ तक जाती है। बहुत शुक्रिया नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद थे।